हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे इस चैनल पे। तो अभी जो हम लास्ट जो वीडियोस देखी थी हमने, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज से जो 2 वीडियोस पहले हम डाल चुके हैं, उसमें हमने इनका थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से किसी तार में अगर एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके द्वारा विद्युत जो फ्लक्स विद्युत रेखाएं चुंबकीय रेखाएं हैं वो किस तरीके की होंगी, चुंबकीय जो है क्षेत्र है वो किस तरीके से बनेगा। फिर हमने देखा था कि अगर कोई भी वैद्युत चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उसके द्वारा जो है उस पर कितना बल लगता है और उसकी दिशा क्या होती है। उसके लिए हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए जो है हमने चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकालने के लिए जो है हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आज की वीडियोस में हम जो है कुछ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला क्या होते हैं, जो है वैद्युत क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है, और जो हमने जो लाइंस की बात की थी, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं वो हमें क्या देती हैं, हमें एक वैद्युत फ्लक्स देती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जब तार के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक अगर कोई तार है जिसमें करंट धारा I प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा अगर किसी बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र, हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको हम B से लिखते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तार में बहने वाले करंट यानी कि वैद्युत धारा करंट के जो है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर इसमें हम धारा बढ़ाएंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से इसकी लंबवत दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, यानी कि ये r दूरी पे, r मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, r मीटर की दूरी पे ये बिंदु P है। तो इस बिंदु जो दूरी है इसके जो है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए, अगर ये बिंदु यहाँ पर ले आइए इसको, ठीक है, P बिंदु को या इसको P प्राइम मान लीजिए, और ये दूरी अगर r प्राइम हो जाती है तो क्योंकि अब दूरी बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम ये ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर किसी तार में जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो आप सीधे बताएंगे उसमें बहने वाले वैद्युत करंट और उससे उस तार से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस दोनों चीज़ों को हम अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से I/R। ठीक है, और जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, यानी कि ये जो अनुक्रमानुपाती साइन है, जब इसको हटा के हम इक्वल साइन लाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, यानी कि एक नियतांक मिलता है, और वैद्युत क्षेत्र में उस नियतांक की वैल्यू होती है 4π। ठीक है, और इस केस में जब हमारा तार है तो ये आ जाता है 2π। ठीक है, और I/R। तो ये किसी भी वैद्युत तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाता है। किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे निकलवाई जाए और उसकी दूरी r दे रखी हो और उसमें बहने वाले करंट धारा का मान दे रखा हो, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी लंबे तार के द्वारा, याद रखेंगे, किसी लंबे तार के द्वारा जिसमें करंट I फ्लो हो रही है और वह r दूरी पर हमसे कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाना चाहता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होगा B बराबर μ0/2π I/r के बराबर होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब क्लास 11th में जब आएंगे तब आप सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये 10th लेवल में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह की राशि है, तो आप लगाएंगे वो एक सदिश राशि है। वो क्या होती है वो आगे हम जब 11th में पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो एक सदिश राशि है। और इस बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो हम किससे निकालते हैं, हमने जो पहला रूल जो पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल के से, हम करंट को क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसको ऐसे अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो करंट की दिशा में लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो नीचे की ओर होगी, और नीचे की ओर हमने पहले ही बताया उसको क्रॉस से लिखते हैं, तो ये होती है डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे की तरफ,
और अगर ऐसे अपवार्ड पॉइंट हो, ऐसे बिंदु हो, तो इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, पेज के नीचे की ओर या पेज के ऊपर की ओर। तो उसके लिए हम ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। एक होता है राइट हैंड पाम रूल, यानी कि हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का। ये आपको बता देता हूँ, ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है लेकिन 12th में है ये, तो लेकिन फिर भी हम इसको रखेंगे अगर पूछा जाता है और आसानी के। दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम यानी कि राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या होता है, हम राइट हैंड यानी कि हमारा दाएं हाथ है, तो ये दाएं हाथ हम अपने दाएं हाथ को लेते हैं और अपने अंगूठे को हम करंट की दिशा में लेते हैं और उंगलियों को जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, जैसे बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस बिंदु पर उंगलियों को उस तरफ करते हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में करते हैं। तो जो हमारी हथेली को जो धक्का देने वाली की दिशा है, हम ऐसे ही तो किसी को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो ये जो दिशा होगी वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए P बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धारा की दिशा में मैंने अपना अंगूठा किया हुआ करंट की दिशा में, तो धक्का देने वाली दिशा यानी कि नीचे की ओर हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये इधर बिंदु P होता, इधर बिंदु मान लो Q होता, इस तरफ हमें निकालनी होती, तो देखिए अब हम किस तरीके से रखते, उंगलियों को उस बिंदु की तरफ जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अंगूठे को उस तरफ जहां पर वैद्युत धारा है। तो देखिए अब किस तरफ हो जाता, अब ऊपर की ओर। तो यहाँ पर किस तरीके का होगा, ऊपर की ओर, यहाँ पर होगा नीचे की ओर। फिर एक बार समझेंगे कि आपका जो राइट हैंड रूल है, थंब रूल, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताने के लिए पूछा जाता है और दिशा आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तैयार रखें पहले से। तो इसमें राइट हैंड पाम रूल का हम यानी कि हथेली का नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने अंगूठे को वैद्युत धारा, अंगूठे को किस तरफ, वैद्युत धारा की दिशा में, और उंगलियों को किस तरफ, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस तरफ। ठीक है, तो हमारी जो हथेली जो धक्का देने वाली की दिशा है वही हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर को कैसे दर्शाते हैं हम, इस क्रॉस से, गोले में क्रॉस से। और अगर बिंदु P पर देखिए तो देखो धारा की दिशा जिस बिंदु पर निकालना है वो, और धक्का देने वाली की दिशा यानी कि ऊपर की ओर। तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो इस तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ को इस तरीके से। तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ये आपसे दिशा पूछ ली जाएगी। बी एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो ये क्या हो गया, किसी वैद्युत तार, किसी लंबे वैद्युत तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उनकी दिशा के बारे में हमने पढ़ा। तो आप याद रखें। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहता हूं कि किसी भी जो भौतिक ये राशियां होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम नाप रहे हैं, हर किसी का मात्रक होता है। तो आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये एक नंबर के एग्जाम में, एक नंबर के पेपर में, एक नंबर के जो है क्वेश्चंस में आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है। इसको आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अगर इससे भी पूछ लिया जा सकता है। इसको न्यूटन को, एम्पियर को ऊपर ले आएंगे तो एम्पियर पे कितने की घात आ जाएगी, -1 की, मीटर -1 की। तो अगर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हो, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। वो सेम चीज है, एम्पियर को ऊपर ले आए, मीटर को ऊपर ले आए, तो दोनों की घात क्या हो जाती है, -1 इस तरीके से भी इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये तो जो होती है अभी आपके जो सिलेबस में नहीं है, ये MKS यूनिट होती है इसकी मैं जो है, लेकिन इसकी जो CGS यूनिट होती है वो गॉस भी होती है। तो आप याद रखेंगे, एक तो ये हो गई, दूसरी क्या होती है हमारी गॉस। ये भी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो दूसरा मात्रक क्या है हमारा, गॉस। गॉस भी लिखा आ सकता है। ठीक है, गॉस होता है। एक होता है वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हैं, ये इस तरीके के मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस। ठीक है, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। अब आपसे क्या होता है कि ये न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर का गॉस के साथ रिलेशन पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, मैं इसे लिख लेता हूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे कि 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर में, एम्पियर मीटर में
या ये 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और ये बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस के, 10 की घात कितने गॉस के, 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर में कितने गॉस होते हैं, 10 की घात 4, या इसको रिवर्स कर सकता है, एक गॉस में कितने एम्पियर न्यूटन एम्पियर मीटर होते हैं, तो ये -4 हो जाएंगे, -4 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है, या एक गॉस में कितने न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होते हैं, 10 की घात -4 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होते हैं। तो आपको पता है न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, एम्पियर हम पहले पढ़ चुके हैं किसका, धारा का, करंट का मात्रक होता है, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, लेंथ का, हम लंबाई को किसमें नापते हैं, लंबाई का। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी तार के द्वारा उनके मात्रक और मात्रकों में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पते होने चाहिए। और उसकी दिशा किस तरीके से निकालते हैं, वो हमने 2 नियम आपको बताए, राइट हैंड पाम रूल यानी हथेली का नियम, या राइट हैंड अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब हमने जो है धारावाही जो है लूप के द्वारा पढ़ा था, लूप के द्वारा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो लाइनें थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो तो निकालनी थी, लेकिन अब उसके द्वारा जो उसका मात्रक होता है, मान, अगर उसके केंद्र पर आपसे, ये केंद्र है, इसका केंद्र O पर या P मान लीजिए, केंद्र पर किसी धारावाही लूप के केंद्र पर अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, धारावाही लूप के केंद्र पर, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B की वैल्यू उसके केंद्र पर पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको उसका मान याद रखना पहले से ही, μ0 I/2r। r क्या है, उसकी त्रिज्या, रेडियस, r क्या है, यहाँ पे वहां दूरी थी, यहाँ पे अभी r क्या है, उसकी त्रिज्या है या रेडियस है, लूप की रेडियस है, ठीक है। तो ये उसके द्वारा जो मान होता है वो μ0 I/2r के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को भी, ये B है, मात्रक सेम रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ठीक है। इसी तरीके से हमने परिनालिका के बारे में पढ़ा था, तो उसके भी फॉर्मूले को याद रखेंगे कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर एक लंबी सी परिनालिका हमने बनाई थी, परिनालिका क्या होती है, यानी कि सोलेनोइडल, उसको क्या करते हैं हम, तांबे जो है ऐसे लूप बना लेते हैं इस तरीके से, मतलब उसको तार से लपेट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर, तो देखिए अगर इसकी लंबाई मान लीजिए L है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इस पर फेरे यानी N फेरे पर लंबाई में, कितने, N फेरे पर लंबाई में, यानी कि अगर 1 मीटर में मान लीजिए N फेरे या 1 सेंटीमीटर में पर लंबाई में फेरे हैं, और तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, टोटल फेरे क्या लगाएंगे, तो n इंटू एल हो जाएंगे टोटल फेरे पर लंबाई में, तो n इंटू एल टोटल फेरे हो जाएंगे। तो स्मॉल n कितना, कुल फेरे या कुल फेरे, फेरे का मतलब समझ रहे हैं आप, कितने ये टर्न्स हैं, लूप, कितने लूप हैं, तो मान लीजिए n लूप ये सोलेनोइडल बना रही है यार धारा जो है परिनालिका के हैं, तो इसके किसी भी अंदर, तो परिनालिका के अंदर, परिनालिका के भीतर, ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइडल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो वो किसके बराबर होता है, B बराबर μ0 N इंटू आई। अगर इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और N उसके टोटल फेरे हैं, तो क्या हो जाएंगे, तो ये बराबर μ0 Ni के बराबर हो जाती है किसी परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उसके भीतर। और मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र के परिनालिका अगर बहुत लंबी, तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, मात्रक उसका सेम रहेगा। तो ये जो है फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं या मान दे के आपसे निकलवाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे कि अगर कोई भी धारावाही चालक है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मैंने इस तरीके का फिगर बनाया था लास्ट वीडियोस में, तो ये चुंबक उस धारावाही पे करंट फ्लो हो रहा है पे अगर क्या लगा रही है, एक वैद्युत बल लगाएगी, और उस वैद्युत बल का मान हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, मैं इसको अगर जो मान लीजिए
इसके द्वारा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है b। भाई ये चुंबक है, इसकी अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो चुंबक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, ठीक है, I पे, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, इसमें करंट कितना I, और वो कितनी लंबाई का है, L लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का तार है, L लंबाई पे। तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय बल जो लगेगा वो लगेगा BI L साइन थीटा के बराबर। इसको दूसरे फिगर से हम अभी समझेंगे। दूसरे फिगर से क्या है कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि ये एक जो है, ये जो है तार है एक, ठीक है, वो एक तार है, ये इसकी लंबाई L है, और वो वैद्युत क्षेत्र जो लाइन्स हैं वो इस तरीके से हैं, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लाइन्स इस तरीके से हैं, ठीक है, वो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तार क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और वो चुंबकीय क्षेत्र से एक कोण बना रहा है थीटा अंश का। कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से कोई तार थीटा अंश का कोण बना रहा है और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और उसमें एक करंट धारा I प्रवाहित हो रही है। तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा उसका मान हो जाता है B, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारा का मान, उसकी लंबाई और साइन थीटा, जितना वो जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रहा है उसके साइन थीटा के बराबर। अब मान लीजिए ये दोनों लंबवत हों, यानी कि तार तो हो आपका, तार हो मान लीजिए ये, और चुंबकीय क्षेत्र लग रहा हो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके लंबवत। मान लीजिए ये जो तार है वो किस समतल में है, किस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, इसके लंबवत, इस तरीके से चुंबकीय लाइन जा रही है। मान लीजिए अब मैं इस तरीके से तरफ दूंगा, इसका क्या मतलब होता है, नीचे की ओर। तो अब कितना है इनके बीच में, धारा के बीच में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। भाई एक ये है और इसके लंबवत, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि कितने अंश का कोण होगा, 90 डिग्री का, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस समय जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल है उसका मान हो जाएगा BIL के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, BIL। और ये जनरल है, यानी कि अगर कोई थीटा कोण बना रहा है तो हम उसको साइन थीटा के बराबर लिख लेंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से लंबवत है, धारा और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या हो जाता है, F बराबर BIL, ठीक है। और यहाँ से ही हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक था वो निकाला था। देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से ही हमने जो चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक निकाला था, न्यूटन, एम्पियर, मीटर, ठीक है। तो अब इसका मान, अगर आपको कोई वैद्युत धारा भाई चालक अगर दे रखा हो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कितना बल लगेगा उसका मान निकाल सकते हैं। दोनों केसों में अगर एक एंगल बना रहा हो वो थीटा या परपेंडिकुलर हो तो BIL लगा देंगे। तो ये जो है इसका उस पर जो है वैद्युत बल का, चुंबकीय बल का मान निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब अगली चीज थी, हमने बताया था आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे मैंने एक किसी तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई थी कि नहीं, इस तरीके से अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बेसिकली बनाती हैं कि अगर मान लीजिए अगर ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए इस तरीके से बनी हुई हैं, तो ये सतत है, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। और यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र किससे बन सकता है, या तो लूप से या सोलेनोइडल यानी कि प्रणालिका से। तो ये मान लीजिए किसी प्रणालिका के अंदर मैंने का ले लिया है। तो अगर आपको मान लीजिए इसका एरिया ले लूँ मैं यहाँ पे कोई एक एरिया बना देता हूँ, मतलब इस तरीके का, ये क्या बन गया, मान लीजिए एक आयत बन गया या वर्ग बना लिया, तो ये एरिया हो गया कि नहीं। तो इस एरिया से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, भाई इस एरिया से कुछ, ये तो मैंने दूर दूर बनाई है, ऐसे पास पास भी बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो इतने एरिया से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी उनका जो मान होगा वही आपका वैद्युत चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चुंबकीय फ्लक्स की। तो अगर कहीं वर्ड चुंबकीय फ्लक्स लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी एरिया से यानी कि क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय
लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र लाइंस गुजरती हैं, उनका जो मान होता है वही आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। और उसको फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई से, हम ऐसा सिंबल बनाते हैं फाई, और फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल, एरिया। मान लीजिए इसका कोई एरिया होगा कि नहीं भाई, अगर ये आयत है या वर्ग है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। और ये थीटा जो है कि मान लीजिए अगर ये एरिया, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र लाइन इस तरीके से गुजर रही है और ये एरिया मान लीजिए थीटा कोण बना रहा होता, चुंबकीय क्षेत्र लाइन से क्या बना रहा होता, ये थीटा कोण बना रहा होता। क्या बना रहा होता, ये एरिया है और ये इसका थीटा कोण बना रहा होता, तब उस केस में लेते हैं। लेकिन आपको थीटा ज़्यादा नहीं दे रखा होगा, आपको ये दोनों किस तरीके होंगे, इन दोनों के बीच का कोई कोण नहीं होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल जो क्षेत्र जो होगा वो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उनके बीच का कोण जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कट जाएगा, तब जो फ्लक्स हो जाएगा वो बी इंटू ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का अगर फिजिकली समझना है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी नंबर ऑफ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी क्षेत्रफल में कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 100 गुजर रही होंगी, 500 गुजर रही होंगी, कितनी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसका मान ही वैद्युत फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू निकाली जाती है फॉर्मूले से बी इंटू ए से। और चुंबकीय क्षेत्र जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। और देखिए तभी तो हमने b का मान निकाला, देखो a का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तभी तो b का मात्रक हो जाता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से निकलता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर से चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स से निकालते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वैद्युत किसी एरिया से गुजरने वाली वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो ये जो हमारे इस चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन रहा, फॉर्मूलाज, मात्रक और जो है इनके ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे इन पर सवाल भी करेंगे हम, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो इसमें एक टॉपिक हमने जब पढ़ा था कि अगर कोई इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई परिनालिका है, कोई परिनालिका नहीं है, कोई लूप है, इस तरीके का लूप है, मान लीजिए हम ऐसे लूप बनाते थे, ये एक वैद्युत जो है लूप है जिसमें एक करंट आई फ्लो हो रहा है। तो करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, एक तो इस तरीके से लूप है, एक लूप है हमारा जिसमें जो है करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, इसके अपोजिट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये लूप है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबक की तरह बिहेव करेंगे। और साथ ही साथ हमें पता होता है कि जो चुंबक होती है उसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और जो है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो लूप है इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है या धारा इसमें इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो ये कौन कौन से ध्रुव बनाएंगे, ये कौन से ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये धारा किस तरीके से, घड़ी की दिशा में, यानी कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में है कि नहीं, घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है, तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। और ये कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये घूम किस तरीके से रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घड़ी की दिशा में था। तो आपको क्या रखना है, हमारे नॉर्थ पोल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल को एन से लिखते हैं, साउथ पोल को एस से लिखते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इस वाली घुंडी को देखिए, मैं बड़ा बना देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो देखिए इसको इस तरीके से घुमाइए, तो ये किस तरीके से घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, इस तरीके से। और ये इसको क्या कीजिए, आप इसको यूं और इसको यूं, तो ये कैसा घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है देखो क्लॉकवाइज। तो यहां से पता चलता है कि अगर आपका वैद्युत धारा क्लॉकवाइज घूमे तो वो कौन सा पोल होगा,
वो होगा साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो आप याद रखेंगे, अगर आपकी वैद्युत धारा किसी लूप में साउथ जो है क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूम रही हो तो वो कौन सा ध्रुव बनाएगी? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और अगर आपकी धारा उल्टी घड़ी जो है घड़ी की दिशा से उल्टी घूम रही हो तो वो कौन सा पोल बनाएगी? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो ये कंसेप्ट को याद रखेंगे। ये कभी कभी सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी किसी लूप में वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित है तो उसका कौन सा लूप बना रही होंगी। तो अगर धारा देखेंगे, अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है तो वो बनाएगी नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। और अगर वो घड़ी की दिशा में घूम रही है क्लॉकवाइज तो बनाएगी वो साउथ पोल। और वो बने कैसे? वो उनके सिंबल से ही पता चल जाता है। नॉर्थ को लिखते हैं एन से, साउथ को लिखते हैं एस से। साउथ माने दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये नॉर्थ हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो ये साफ साफ जो है दिख रहा है कि उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इस तरीके से। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको भी याद रखेंगे। तो कभी कभी एक सवाल आया था इस तरीके से, उन्होंने पूछा था कि एक परिनालिका है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, जो है इस तरीके से। तो ये कौन सा पोल होगा? इस तरफ कौन सा पोल होगा और इस तरफ कौन सा पोल होगा? तो देखिए हमारी धारा इसमें जो घूम रही है वो किस तरीके से घूम रही है? इस तरीके से, ठीक है। और ये निकल रही है इस तरीके से। तो इसमें एक में तो यूं घूम रही होगी और एक में ये इस तरीके से घूम रही होगी, ऊपर से निकल के आ रही होगी, और एक में नीचे से निकल के आ रही होगी। तो एक अगर जब इस तरीके से घूम रही है तो ये क्या बन जाएगा? इसका साउथ पोल। और इस तरीके से निकल के आ रही है तो ये क्या बन जाएगा? हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि साउथ पोल कब बनेगा? जब वो घड़ी की दिशा में घूम रही हो। नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब वो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो। ओके, इस पे अभी हम जो है अभी इसी वीडियो में आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर, ताकि हमारी ये कंसेप्ट, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हमने बिल्डअप किए हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो अभी हमने जो है कुछ जो इनके फार्मूलाज पढ़े थे, और फिर हम इन पे जो है कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम है कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है, ठीक है। तो ये कोई आवेश है जो इतने बल से, हम इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। तो Q बराबर कितना आवेश है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतने का आवेश है, ठीक है। और वो वेग कितने वेग से मूव कर रहा है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। और उस पर कितने, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो B बराबर कितना हो गया? 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर, मैं इसको मीटर ही लिख लेता हूँ, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो है, और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। तो हमने जनरल अभी फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर BI/L sin थीटा, ये पढ़ा था कि नहीं? लेकिन इसमें I नहीं दे रखा आपको और L नहीं दे रखा, बट आपको आवेश दे रखा है और वेग दे रखा है। तो कोई भी आवेश किसी दूरी को, मान लीजिए दूरी L है और वैद्युत क्षेत्र में L दूरी तय करेगा, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, ठीक है। और आवेश और आपको धारा पता है, वैद्युत धारा हमने जो वैद्युत धारा वाला चैप्टर है उसमें हमको बताया था I बराबर होता है आवेश Q बट्टे T, यानी I धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय, आवेश बट्टे समय, ठीक है। तो धारा को देखिए, समय की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, इतनी दूरी को उतने समय में तो तय करेगा वो। तो समय यानी कि T बराबर हो जाएगा दूरी L बट्टे B, है कि नहीं। वेग को लिखते हैं चाल को B से, दूरी को L से, समय को T से। तो T बराबर हो जाएगा L/B, और I बराबर है, यहाँ पर I बराबर है आवेश Q/T। तो T की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, T की वैल्यू L/B से। तो I बराबर हो जाएगा Q और T हो गया आपका, नहीं, दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी हो गया L और ये हो गया B। तो समय को आपने रिप्लेस कर दिया T बराबर L × B से, सही है।
एल इंटू बी से, बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो आई इंटू एल किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू एल बराबर हो जाएगा क्यू इंटू बी के। तो आप याद रखेंगे आई इंटू एल अगर आपको क्यू इंटू बी के बराबर हो गया, कैसे हो गया वो अभी हमने निकाला है। तो अगर आपको आई और एल नहीं दे रखा हो, क्यू और बी के टर्म में अगर सवाल दे रखा है, तो उससे आई इंटू एल की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्यू इंटू बी। तो ये फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर बी क्यू बी साइन थीटा। तो अब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। है हमारा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, लेकिन आई इंटू एल को क्यू इंटू बी रख के ये कर लिया हमने, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज दे रखी हैं हम उनको पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। एफ बराबर बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 3 वेबर, इंटू क्यू कितना दे रखा है 3.2, इंटू 10 की घात माइनस 19, ओके। बी कितना दे रखा है 10 की घात 6, 10 की घात 6, और साइन थीटा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसका गुणा कर लीजिए 3 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 3 त्रिका 9.6, इंटू ये क्या हो जाएंगी, ये 10 की घात पावर जुड़ जाएंगी, -19 + 6। ये किस तरीके से होगा आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका आधार सेम हो और पावर डिफरेंट हो, आधार सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, अगर ये m है और ये n है a की पावर, तो इसको टोटल लिखते हैं a की पावर m + n। पावर क्या हो जाती है गुणा में, अगर ऐसे आधार सेम होने पे पावर लगी हुई है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये -19 + 6 हो जाएगा। और 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की √3/2, √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9.6 अपॉन /2 गुणा √3, और ये कितना हो जाएगा 10 की घात 19 में से 6 गए तो -13। तो f बराबर हो जाएगा आपका, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.8 √3 इंटू 10 की घात -13, और इसका मात्रक क्या होता है बल का, न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो है आपको आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सवाल और हम करते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है। इसमें है कि कोई एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इस तरह के सवाल है। इसमें साफ साफ हम इसमें फॉर्मूला इसका पहले ही निकाल चुके हैं। आई धारा प्रवाहित होने पे किसी बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वो होती है μ0 I/2πr, क्या होती है ये, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10 की घात -7, और इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन। इसका मात्रक रखेंगे तो अगर देखो, अगर हमें म्यू का मात्रक निकालना हो तो पहले इसका मात्रक रखिए। इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है बी का मात्रक, एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसको जो है I × R, ये मीटर से मीटर हो जाएगा और धारा का गुणा हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, धारा एम्पियर आ जाएगी, तो ये हो जाता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मात्रक भी पूछ लिया जा सकता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और इस म्यू को कहते हैं वैद्युत, जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युतशीलता, चुंबकीय वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है। और इंग्लिश के लिए ये इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसको बोलते क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे आप नोट करेंगे। तो हमें म्यू की वैल्यू पता है और आई की वैल्यू पता है, आर पता है। तो बी बराबर, देखिए आई हमें कितना दे रखा है 5 एम्पियर का, धारा 5 एम्पियर, एम्पियर को ए से लिख लिया है मैंने, ठीक है। और दूरी दे रखी है उसकी जो आर है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 × 10 की घात -2, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 10 × 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया, ठीक। और μ0 हमें पता है, तो बी बराबर हो जाएगा 4π × 10 की घात -7 गुणा 5
अपॉन 2 पाई इंटू 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो 2 पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, तो b बराबर 10 गुणा 10 की घात माइनस 7 और नीचे है 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। 10 से 10 कट गया तो b बराबर, ये पावर नीचे है माइनस की 2, ऊपर की चली जाएगी तो पावर ऊपर से नीचे ले जाने पे, नीचे से ऊपर ले जाने पे साइन चेंज हो जाता है। तो 10 की घात माइनस 7 गुणा 10 की घात प्लस की 2, माइनस की 2 थी तो ऊपर जाने पे प्लस की 2, तो ये b बराबर उसी तरीके से ये हो जाएगी 10 की घात माइनस 5 और इसका मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम कर लेते हैं। आपको सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, सारे मात्रक हम लिखा चुके हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस पे जो है आपका ये पार्ट हो जाता है। अब इसमें आपका बचता है कि इनके उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो हमने पढ़ा उसके एप्लीकेशन, तो उसमें आपको वैद्युत मोटर और जनरेटर 2 चीज़ें होती हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।